निफ्टी मिड कैप पर फोकस करते हैं जरा एक बार। निफ्टी मिड कैप में इस वक्त क्या हो रहा है और निफ्टी मिड कैप 100 के स्टॉक को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी मिड कैप में कौन कौन से शेयर हैं जो गिरने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे जुड़ गए हैं। देखिए निफ्टी मिड कैप 100 आधे % की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है इस वक्त के कारोबार में। चलिए मिड कैप मसाला में अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप हल्दर, फाउंडर एंड सीईओ पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और मार्केट पे पहला आपका व्यू चाहिए क्योंकि आज जो है वो कमजोरी देखने को मिल रही है। 80-90 पॉइंट के आसपास जो है वो इस वक्त जो है वो गिरा हुआ है निफ्टी। क्या राय आपकी है मार्केट के ऊपर, पहले ये बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विकास जी, आपको एंड ईटी नाउ सदेश के सारे व्यूअर्स को एक स्टैंडर्ड छोटा सा डिस्क्लेमर रहता है मेरा। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं या इंडेक्स को स्टॉक या इंडेक्स को लेके जितने भी स्टॉक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है। ऐसे राय हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। देखिए इंडेक्स अगर हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक बार हमने देखा था कि कल 26,000 के ऊपर आया भी था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि 26,000 एक मेजर रेसिस्टेंस के तौर पे अभी मार्केट में काम कर रहा है। सो अभी 25,870 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है कि एक बार 25,650 25,600 के आसपास मार्केट में एक सपोर्ट है। बाई करना है, बाय ऑन डिप करने का सलाह रहेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है 26,000 एक हार्डर रेट था मार्केट के लिए। कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर बार बार देखने को मिल रहा है। अगर 26,000 इसके ऊपर कभी भी सस्टेन होता है और एक घंटा भी सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आना चाहिए, क्योंकि आईटी में इतना ज्यादा प्रेशर है। सो कहीं ना कहीं एक बार मुझे लगता है कि 25,650 600 के आसपास हमें बाय करना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा अट्रैक्टिव ज्यादा लग रहा है। 60,833 के आसपास का बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जिस तरीके का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड मेजर प्राइवेट बैंक्स का अभी परफॉर्मेंस चल रहा है, बहुत जल्दी आपको बैंक निफ्टी 61,450 61,500 आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। सो निफ्टी थोड़ा वीकनेस है, थोड़ा कमजोर है, लेकिन नीचे में आपको खरीदना ही है। और बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 60,450 पे मेंटेन करना है। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेटजी आपकी मार्केट पर। अब चलिए एक काम करते हैं। एक नतीजे आए थे एक कंपनी के, अशोक लीलैंड के। कंपनी के नतीजे जो है वो अच्छे रहे थे। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 4.5% बढ़ा था और रेवेन्यू में भी करीब करीब 21% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई थी। नतीजों को लेकर, नतीजों के ऊपर, नतीजों के बाद कंपनी के आउटलुक पर, ग्रोथ पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ शेनु अग्रवाल अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेनु जी बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग। और मेरा पहला सवाल आपके नतीजों को लेकर है कि अब जब आपने एमएससीवी और एलसीवी सेगमेंट में ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है, तो वैसे सिचुएशन में अब Q4 को लेकर क्या डिमांड आउटलुक आप देख रहे हैं, क्या विजिबिलिटी आप देख रहे हैं? और अर्ली 2027 के लिए भी, इनफैक्ट अर्ली FY27 के लिए भी आपकी एक गाइडेंस हमें चाहिए होगी कि क्या आप विजिबिलिटी देख रहे हैं? देखिए, पिछले 3 महीने में जो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री है उसने बहुत ही स्ट्रांगली परफॉर्म किया है। जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, नवंबर और दिसंबर में इंडस्ट्री काफी अच्छी ग्रोथ पर थी और जनवरी में उससे भी ज्यादा अच्छा एक ग्रोथ का मोमेंटम दिखाया है इंडस्ट्री ने। फरवरी में भी हमने देखा है कि ग्राउंड पे सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है। जो इंक्वायरी या लीड की पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। पहले हमने देखा था कि शुरू में 1-2 महीने में रिटेल बायर्स ज्यादा सामने आ रहे थे, लेकिन जनवरी और फरवरी में हम देख रहे हैं कि बल्क बायर्स भी अब काफी बड़ी मात्रा में सामने आ रहे हैं। कुछ कस्टमर्स तो हमको अपना पूरे अगले 1 साल का या 3 या 4 क्वार्टर का प्लान भी शेयर कर रहे हैं कि उनकी जो परचेजिंग होगा वो अगले 9 महीने में, 12 महीने में वो कैसा होगा। तो इससे हमें लगता है कि ये एक सस्टेन्ड मोमेंटम है इंडस्ट्री का। ये जीएसटी की वजह से जो ट्रिगर हुआ था अक्टूबर में, नवंबर में, ये कोई शॉर्ट टर्म ऐसा कोई ब्लिप नहीं है। अभी 3 महीने ऑलरेडी हो गए हैं इंडस्ट्री को अच्छा परफॉर्म करते हुए। फरवरी भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये जो रिप्लेसमेंट साइकिल की बहुत समय से इंतजार थी सीवी इंडस्ट्री को, मुझे लगता है कि ये शायद किक इन हुई है। और अगर ये किक इन हुई है रिप्लेसमेंट साइकिल, तो ये काफी लंबे समय तक जारी रहेगी। बिल्कुल। शेरू जी एक सवाल आपके रियलाइजेशन के ऊपर। अगर हम रियलाइजेशन को देखें तो वहाँ 2% की गिरावट देखने को मिली है और ये तब है जब आपके वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। तो क्या प्राइसिंग प्रेशर जो है अब वो इंटेंसिफाई हो रहा है? और अगर हमें प्राइसिंग डिसिप्लिन के बारे में बात करें तो आगे जाके प्राइसिंग डिसिप्लिन कैसी रह सकती है?
देखिए, जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, दो तीन चीजों पे मैं आपको बताऊंगा कि पहला जो प्राइसिंग है वो अभी हाल ही में जीएसटी का कट हुआ है। तो जनरली एक नोशन है कि इस वक्त कोई भी प्राइसिंग एक्शन लेना शायद हमारी इंडस्ट्री को डैम्पन करे। इंडस्ट्री की जो रफ्तार है, जो ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी है। मैंने बताया जैसे जनवरी में एमएचसीवी इंडस्ट्री 25% से ज्यादा ग्रो की, और एलसीवी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी ग्रो की, 20% 25% के आसपास। सो एक ये नोशन है कि इस वक्त प्राइसिंग पर ज्यादा हम कोई एक्शन ना लें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडस्ट्री तैयार नहीं है प्राइसिंग एक्शन के लिए। अगर आप फ्रेट अवेलेबिलिटी या फ्रेट डिमांड देखो तो वो काफी अच्छी है पहले के मुकाबले। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ प्राइस, ट्रक का प्राइस कम होने का असर नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल जो कंजम्पशन इकोनॉमी है वो अच्छी हो रही है। साथ ही में फ्रेट डिमांड होने के साथ साथ फ्रेट का जो रेट है वो भी काफी अच्छा बढ़ रहा है। ऐसा जब दोनों एक साथ होता है, फ्रेट का अवेलेबिलिटी या डिमांड और फ्रेट का रेट दोनों जब एक साथ बढ़ता है, तो ये काफी अच्छा सिग्नल होता है कि कोई फंडामेंटल डिमांड है इंडस्ट्री में। इसी की वजह से डिमांड और रेट दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक मौका हमें मिलेगा जल्दी ही, जब हम थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज कर पाएंगे। और प्राइस इंक्रीज इसलिए करना जरूरी भी है क्योंकि थोड़ा बहुत कमोडिटी का जो प्रेशर आया है पिछले 2 महीने में, उससे थोड़ा मार्जिन्स पर इफेक्ट आने लगा है। नाउ एक स्टील की तो एक एचआरसीआर की अलग बात है, लेकिन जो प्रेशियस मेटल्स हैं वो काफी तेजी से बढ़े हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नॉर्मली नहीं करते हमारी ओवरऑल कॉस्टिंग को, पर इस बार उसके अंदर जो जंप आया है वो काफी बड़ा जंप आया है। तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर डेवलप हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी है कि मार्जिन्स पे थोड़ा जो प्रेशर आ रहा है कि एक हम प्राइस इंक्रीज नहीं किए हैं ताकि इंडस्ट्री का मोमेंटम खराब ना हो, और दूसरा ये जो थोड़ा बहुत कमोडिटी कॉस्ट का प्रेशर है। लेकिन दोनों ही चीजें ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत लंबे समय तक रहेंगी। प्राइस इंक्रीज की अपॉर्चुनिटी जल्द मिलेगी हमें, और कमोडिटी कॉस्ट में भी होप है कि थोड़ा बैलेंसिंग आएगा। बिल्कुल। सर, आपने डोमेस्टिक एमएचसीवी मार्केट में 30% की जो शेयर है उसको मेंटेन किया है। उसके अलावा अगर आप बसेस के सेगमेंट को हम देखेंगे तो वहां भी आपने 40% का जो है वो मार्केट शेयर मेंटेन किया है। ये लीडरशिप कितनी सस्टेनेबल है, खासकर ऐसे सिचुएशन में जब कंपटीशन अब तेजी से बढ़ रहा है और पूरे इंडस्ट्री में कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी तेजी से चल रही है? देखिए, जहां तक मार्केट शेयर का सवाल है, हमें खुशी है कि चाहे वो एमएचसीवी हो या एलसीवी हो या बस हो, हमने सभी सेगमेंट्स में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। अगर आप पिछले क्वार्टर 3 में ही देखें तो एमएचसीवी में, एलसीवी में, दोनों सेगमेंट्स में हमने अच्छा खासा मार्केट शेयर बढ़ाया है। जहां तक मार्केट शेयर का सवाल है, हमारा फोकस काफी क्लियर है। सिर्फ दो ऐसे लीवर हैं जिन पर हम पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। पहला लेवर है प्रोडक्ट का, कि हम कैसे उसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट करें, कैसे और वैल्यू हम कस्टमर को दें प्रोडक्ट में। और दूसरा है सर्विस का लीवर, कि हम बेस्ट इन क्लास सर्विस अपने कस्टमर को कैसे दें। हमें ये लगता है कि ये फंडामेंटल दो तरीके हैं कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में, कि अगर हम इस पर अच्छा काम कर पाए तो हमारा मार्केट शेयर जरूर बढ़ेगा। हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस और जो सर्विस में हम इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से, पिछले कुछ सालों से, उसी का रिजल्ट है कि हमारा मार्केट शेयर लगातार बढ़ा है एमएचसीवी में और एलसीवी दोनों सेगमेंट्स में। और यही फोकस हम आगे भी जारी रखेंगे ताकि हमारा मार्केट शेयर एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाए। एक आखिरी सवाल एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अगर एक्सपोर्ट्स को देखें हम सालाना आधार पर, वहां 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। तो कौन सी ऐसी ज्योग्राफीज हैं जहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है? और दूसरा एक और चीज ये कि क्या FY27 की ओवरऑल हम अगर बात करें तो एक्सपोर्ट जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रेवेन्यू में बनेगा क्या? देखिए, एक्सपोर्ट्स में हमारा जो एम्बिशन है वो बहुत बड़ा है। अभी हम
पिछले साल हमने लगभग 15,000 कुछ गाड़ी एक्सपोर्ट किया था। इस साल हमारा टारगेट उससे काफी ज्यादा है। Q3 में हमने 20% YOY बेसिस पर एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम में इजाफा किया है और YTD में हमने लगभग 30% ग्रोथ दिखाई है एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम में। तो एक्सपोर्ट्स एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है अशोक लेलैंड के लिए। हम ना केवल अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, हम ना केवल अपनी सर्विस और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अच्छी कर रहे हैं, बल्कि अब हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि हमारी टारगेट एक्सपोर्ट्स मार्केट्स के लिए बहुत सूटेबल है। हमारे एक्सपोर्ट मार्केट तीन हैं जो हमारे फोकस एरिया हैं, उनको हम अपना होम मार्केट भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने सुना अशोक लेलैंड के टॉप मैनेजमेंट को, शेनु अग्रवाल जी को आपने सुना। कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे आए थे। आप देखिए प्रॉफिट जो है वो 5% के आसपास बढ़ा था, रेवेन्यू में 22% की ग्रोथ थी और प्रॉफिट में 5% आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक लेबर कोड का इम्पैक्ट भी था और वहाँ जो है वो करीब करीब 308 करोड़ का लेबर कोड इम्पैक्ट था। बहुत शुक्रिया शेनु जी आज जुड़ने के लिए 18 हाउस स्वदेश से और तमाम चीज़ों पर अपनी राय देने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए, आउटलुक को समझाने के लिए। चलिए, अशोक लेलैंड चूंकि नतीजे काफ़ी अच्छे थे, कंपनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहा है और ओवरऑल आप देखिए तो ग्रोथ अच्छी रही है इस क्वार्टर में। और आज ना मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने भली ही रेटिंग घटाई थी लेकिन टारगेट उन्होंने बढ़ा के 227 का किया है। तो जब हम मार्केट ओपनिंग के शो को कर रहे थे तो हमने तमाम एक्सपर्ट से पूछा भी और सबका नज़रिया पॉजिटिव ही था अशोक लेलैंड के ऊपर। ज़्यादातर लोगों ने इसको लेकर पॉजिटिव रुख जो है वो अपनाया, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग घटाई है, टारगेट बढ़ाया है, इक्वल वेट की रेटिंग अब उन्होंने कर दी है। प्रदीप जी से एक राय लेते हैं कि उनका अशोक लेलैंड के ऊपर क्या कहना है। प्रदीप जी, क्या राय आपकी बनती है? हमने मैनेजमेंट को सुना। जी विकास जी, देखिए मैनेजमेंट का कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि उन्होंने भी बोला कि इंडस्ट्री जो डिमांड है ना, ये बहुत मजबूत हो रहा है और कमिंग डेज में मुझे लगता है कि ये इंक्रीज होने वाला है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, पर्टिकुलर स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है और हमने 130 से इसका कवरेज स्टार्ट किया था। आज ऑलमोस्ट 210 के आसपास आ गया और लास्ट वीक मैंने 89 स्वदेश में ही कॉल दिया था और उसमें पहला टारगेट भी आया है। सेकंड टारगेट मेरा 218 का है शॉर्ट टाइम के हिसाब से। मुझे लगता है कि अगर हम चार्ट में भी देखेंगे, जब 130 पे ब्रेकआउट आया था उसके बाद लगभग 60% से ज्यादा अभी स्टॉक चल चुका है। ऑब्वियसली एक तरफा तो नहीं चलेगा, हो सकता है कि एक बार आपको एक डिप मिले, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन बाय ऑन डिप करने का ही सलाह रहेगा। हमारा ऐसा कवरेज इसमें ऐसा रहा है कि पहला टारगेट इसमें होना चाहिए, अगर आपका 2 से 3 क्वार्टर का भी व्यू है तो 240 से 250 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। थोड़ा अगर नीचे मिलता है कभी भी आपको एक डीप में 195 190, दैट इज द ग्रेट लेवल फॉर बाइंग, फेयर वैल्यूएशन मिलेगा आपको और 240 250 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल, तो बड़ी क्लियर राय है। 218 का पहले दूसरा टारगेट तो प्रदीप जी का है, वो हो सकता है कि 1-2 दिन में आ जाए अगर ऐसी तेजी कंटिन्यू रहेगी तो। और जो अगला बड़ा टारगेट वो 240 250 का देख रहे हैं, वो भी आ सकते हैं और कह रहे हैं कि अगर आपको गिरावट में मिल जाए 190 के आसपास तो वैल्यू बाइंग है, आप आराम से खरीद लीजिए, ये राय है। चलिए प्रदीप जी, इस पर तो एक राय आपकी होगी, लेकिन कुछ बढ़िया मिड कैप के पिक्स भी आप लेकर आए होंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, तो व्यूअर्स को इससे क्यों हम अलग रखें, बताया जाए पहले उनको। जी देखिए, आज जो मैं पहला कंपनी लेके आया हूँ, कंपनी का नाम रहेगा GPIL, गोदावरी पावर एंड इस्पात। अभी 264 265 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम देखेंगे जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, लास्ट टाइम 230 225 में अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया था, उसके बाद ब्रेकआउट जो जो था ऑलमोस्ट 245 के रेंज पे, उसके बाद थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला था, लेकिन मार्केट में इतना सेलिंग आया है बीच में स्मॉल कैप मिड कैप में, गोदावरी पावर स्मार्ट कहीं ना कहीं 240 को होल्ड कर रहा है। सो अकॉर्डिंग दैट हमें लगता है कि एक बार बाय करना चाहिए। पहला जो टारगेट रहेगा 275, सेकंड टारगेट 290 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 242 के अराउंड मेंटेन करना चाहिए। और सेकंड जो स्टॉक आज लेके आया हूं मैं, वो रहेगा बेसिकली आज के हिसाब से हुआ फोर्टिस हेल्थ केयर। देखिए फोर्टिस हेल्थ केयर रिसेंटली अगर हम टॉप से देखेंगे ऑलमोस्ट 22-23% नीचे था, उसके बाद लगातार एक बेस फॉर्मेशन हुआ और अभी रिसेंटली 5 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। जिस तरीके का पुल बैक है और यहाँ पे फॉलो अप बाइंग हो रहा है, हमें लग रहा है कि एक बार प्राइस, पहला टारगेट होना चाहिए 955, सेकंड टारगेट होना चाहिए 975 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 9-10 रुपीज पे मेंटेन करना है। दोनों कॉल ही आपको मोटा मोटा 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम आपको व्यू लेके चलना है।
आपके लिए फोर्टिस हेल्थ आपको रखना है और गोदावरी पावर। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए आ गए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से अपना ट्रेड लीजिए। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए तमाम शेयरों पर। उसके अलावा दो शानदार आपने पिक्स दी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम मिड कैप मसाला में लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी, यानी एक ऐसा शेयर, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मिड कैप में आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो आपको कहीं जाना नहीं है, बने रहना है। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिड कैप मसाला में और अब वक्त चला है मिड कैप के महारथी लेकर आने का। तो आपके लिए पेश करते हैं मिड कैप के महारथी। और मिड कैप के महारथी में आज हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरखकर जी जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर आपका। और आपका व्यू और आपके मिड कैप महारथी के तौर पे जो आपने शेयर चुना है वो जानना चाहेंगे। हाँ, बेसिकली देखिए, मिड कैप का महारथी में जो शेयर मैंने चुना है वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो बेरिंग बनाती है और कंपनी का नाम है एनआरबी बेरिंग लिमिटेड। देखिए, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, बॉम्बे बेस्ड है और ज्यादातर टू व्हीलर और पैसेंजर कार सेक्टर को केटर करती है। इनफैक्ट इनके जो कस्टमर्स है वो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, आयशर, टू व्हीलर्स में सारे बड़े प्लेयर जैसे टीवीएस, हीरो मोटर्स को केटर करती है। इनके 6 प्लांट है, एक हैदराबाद, पंतनगर, औरंगाबाद, जलना और थाईलैंड में है। और पिछले साल इनके लिए काफी अच्छा था, 1200 करोड़ के टॉप लाइन पे 82 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था। इस बार 9 महीने में ऑलरेडी इन्होंने 101 करोड़ का प्रॉफिट किया है, करीबन टॉप लाइन भी 963 करोड़ है। और हमको लगता है कि टिपिकली चौथा क्वार्टर नॉर्मली ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए काफी स्ट्रांग होता है, तो ये क्वार्टर भी अच्छा रहेगा। हमको लगता है कि इस साल 130-135 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल 82 करोड़ था। और अगर हम एक साल आगे जाए, क्योंकि अभी जो टेलविंड्स ऑटो सेक्टर में दिख रहे हैं स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स और पैसेंजर कार को, तो लग तो रहा है कि FY27 ऑल्सो विल बी अ गुड ईयर। तो करीबन 150-55 करोड़ का प्रॉफिट आने का हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू पिक है। अगर नजरिया आपका 12-15 महीने का है तो करीबन 350-355 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारी तरफ से मिड कैप मार्केट। बिल्कुल, तो एक साल के लिए 12 से 15 महीने के लिए ये टारगेट 350-355 के आपको आ सकते हैं। 290 पे भाव चल रहा है, यानी यहां से करीब करीब 20% के आसपास की अपसाइड अविनाश जी को दिख रही है। एनआरबी बेयरिंग के ऊपर ये कॉल है मिड कैप के महारथी में। चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश जी जुड़ने के लिए और मिड कैप के महारथी में ये शानदार शेयर आपने व्यूअर्स को सजेस्ट किया उसके लिए। चलिए, छोटे से एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन मुनाफे की मंडी में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।